નમસ્કાર યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું શિવાની। મિત્રો આજે યસ ડોક્ટરમાં વાત કરીશું હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટ્રીટમેન્ટ વિશે, જેમાં કઈ કઈ ટેકનિક્સ અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરાય છે તે વિશે જાણીશું અને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂરિયાત ક્યારે પડે છે અને તેની સારવાર અને કાળજી વિશે પણ વાત કરીશું યસ ડોક્ટરમાં। અને આજ અંગે માહિતી અને માર્ગદર્શન સાથે આપણી સાથે જોડાયા છે સાલ હોસ્પિટલના પ્લાસ્ટિક એન્ડ કોસ્મેટિક સર્જન ડોક્ટર ટી અય્યપ્પન। જી ડોક્ટર, આપનું સ્વાગત છે। थैंक यू डॉक्टर, સૌથી પહેલા तो આપની પ્રોફાઇલ અને અનુભવો વિશે દર્શક મિત્રોને જણાવશો। हाँ, बेसिकली मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए पहले आपको MBBS करना पड़ता है, उसके बाद जनरल सर्जरी का अनुभव लेना होता है, फिर उसके बाद 3 साल का कोर्स होता है जो MCH प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। उसके अलावा नेशनल लेवल में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड करके एक एग्ज़ाम होता है जो प्योरली कॉम्पिटिटिव होता है, वो भी पास किए हैं। लगभग 13-14 साल का पढ़ाई में ही होता है। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में लगभग 20 साल तक एसोसिएट प्रोफेसर तरीके से प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में प्लास्टिक सर्जन्स को ट्रेन करने का काम भी किया है। इसके अलावा चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल जो बहुत प्रसिद्ध है हांगकांग में, उसमें 1 साल एज अ स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन मैंने फ़र्ज निभाया है। उसके बाद वापस इंडिया में आके अपोलो हॉस्पिटल्स में 5 साल कंसल्टेंट तरीके से काम किया। उसके बाद 5 साल से अपना साल हॉस्पिटल में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी तरीके से फ़र्ज निभा रहा हूँ। और यहाँ ला डिवा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कॉस्मेटिक, प्लास्टिक, हेयर ट्रांसप्लांट एंड एडवांस लेसर्स करके एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल कॉस्मेटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी नीड्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हमने तैयार किया है जो बहुत सक्सेसफुली सिंस लास्ट 5 इयर्स करते हैं। और यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट्स बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करके हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जिकल सर्विसेज भी करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, સૌથી પહેલા તો જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ શું છે? हेयर ट्रांसप्लांट यानी बाल को वापस ग्रो करने का टेक्निक है। हेयर ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी उम्र हो गए हैं उनका ये ऑक्सीपिटल एरिया में जो सी एरिया जो होता है इसमें हमेशा बाल रहता है। इसका कारण है ये जो एरिया में जो बाल होता है वो एंड्रोजन हार्मोन जो मेल हार्मोन जो होता है उसका रेसिस्टेंट है, इसलिए ये बाल हमेशा झड़ता नहीं है। जैसे जैसा बच्चे से लेके एडोलेसेंट होके आदमी बनते हैं एंड्रोजन लेवल बढ़ता है, उसके हिसाब से जो फ्रंटल टेम्पोरल एरियाज का जो बाल होते हैं वो गिरते रहते हैं, धीरे धीरे से गिरते हैं नॉर्मली, और इसको मेल पैटर्न बालनेस बोलते हैं। तो ये एरियाज में जो बाल फ्रंटल और लैटरल टेम्पोरल रीजन्स जो बोलते हैं उनके बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे गंजापना बड़ा होता है। पर किसी किसी में बहुत जल्दी कम उम्र में भी हो जाता है, जो 25 साल भी ना हो उनका भी गंजापना हो सकता है। तो ये समस्या का दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक बहुत कामयाब रहता है। इसमें एसेंशियली हम क्या करते हैं, जो रेसिस्टेंट एरिया से हेयर फॉलिकल्स को निकाल के फ्रंटल और टेम्पोरल एरियाज या जो भी एरिया में बाल नहीं है उसमें हम रीइम्प्लांट करते हैं। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है और रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है। तो ये टेक्निक के माध्यम से काफ़ी लोग गंजापना से मुक्त पाते हैं। જી બિલકુલ। ડોક્ટર, આપે ઉલ્લેખ કર્યો કે અમુક ઉંમરના લોકો વધારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે આવતા હોય છે, ત્યારે જણાવશો કે કઈ કઈ ઉંમરના લોકોમાં વાળને લગતી કઈ કઈ સમસ્યાઓ જોવા મળે છે અને તેમને અલગ અલગ રીતે કઈ રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે આ વિશેની તે વિશે જણાવશો। ये वाइड रेंज ऑफ पीपल होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम देखें तो प्रैक्टिस में जो आते हैं कम उम्र का यंग अडल्ट होते हैं। इनका उम्र लगभग 25 साल से लेके 30-35 साल तक होता है। जो मैंने बताया मोस्ट कॉमन कॉजेस मेल पैटर्न बालनेस यानी एंड्रोजन हार्मोन के वजह से उत्पन्न होने की वजह से जो बाल गिर जाता है, ये पेशेंट्स आते हैं। मोस्ट ऑफ देम शादी नहीं हो रहा है, बाल नहीं है तो शादी नहीं होता है, ये समस्या के लिए आते हैं। इसके अलावा काफ़ी उम्र लोग भी यानी 40-50 इवन 60 ईयर्स का जो मेल्स होते हैं वो भी चाहते हैं अपना बाल वापस आए तो उनका एक यंग लुक मिले।
तो ये उम्र का पेशेंट्स भी हमको काफ़ी देखना मिलता है। इसके अलावा लेडीज़ में बहुत बड़ा समस्या होता है जो हेयर फॉल का, हेयर थिनिंग का। ये लोग यूजुअली ऑलमोस्ट 95% मेडिकल ट्रीटमेंट से ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेडीज़ में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रीजंस बहुत कम है। इसके अलावा आपने देखें तो जल जाने के वजह से, कोई भी वजह से जल गए हैं तो उसके वजह से स्काल्प में हेयर लॉस हो या स्कारिंग हो, या फेस में हेयर लॉस हो या फेस में स्कारिंग हो, इसको कैमोफ्लेज करने के लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आईब्रोज नहीं आते हैं, किसी किसी का आईब्रोज बहुत जड़ जाते हैं, उसको सर्जिकली और नॉन सर्जिकली दोनों तरीके से आईब्रोज को वापस लेके आ सकते हैं। सेम वे मुस्टैच एरिया या बियर्ड एरिया में भी बाल कोई भी वजह से नहीं है, उसको भी हम हेयर ट्रांसप्लांट यूज़ करके वापस हेयर को दे सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पेशेंट्स देखने मिलते हैं। જી બિલકુલ ડોક્ટર, વાળને લગતી સમસ્યાઓ વધી છે, તેની સાથે સાથે હેર સ્ટુડિયોઝ પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે, તો હેર સ્ટુડિયોઝ અને બીજા પ્રકારે જે સારવાર આપવામાં આવે છે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટને લઈને, તે કેટલા સારા રિઝલ્ટ્સ આપી શકે છે તે વિશે જણાવશો? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन आपका ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन, जो सेफ्टी, आपका सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जिसमें आपका कोई भी अकस्मात हो उसको हैंडल करें, ऐसा जगह में आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो ज़्यादा सेफ्टी आपको रहता है। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, सामान्य में लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए हम ज़ाइलोकेन यूज़ करते हैं। इस ज़ाइलोकेन के वजह से भी टॉक्सिसिटी या एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। हाँ, 1000 में एक पेशेंट में या 10,000 में एक पेशेंट में ये हो सकता है, पर आपको जब होता है आपके लिए ये 100% है। तो आपका सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूर है। जहाँ भी आप करते हैं ये ध्यान रखें, वहाँ कोई भी अकस्मात, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कोई अकस्मात हुआ तो उसका हैंडल करने का क्षमता है कि नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल है कि नहीं, और जो कर रहे हैं वो खुद ट्रेंड डॉक्टर है कि नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूर है। सामान्य में देखने मिलता है काफ़ी सारा हेयर स्टूडियोज आ गए हैं, उनका कोई फिक्सड डॉक्टर होते नहीं है। कोई एरिया से कहीं भी डॉक्टर को लेके आते हैं, फिर प्रोसीजर ख़त्म करने के बाद वो चला जाते हैं। एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इसमें रहता नहीं है। आपका क्वेश्चंस का सॉल्व करने का, आपका समस्या का सॉल्व करने का एक कंटिन्यूटी का ज़रूर है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ एक अच्छा सेंटर जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर है और अक्रेडिटेड सेंटर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कोई भी अकस्मात हो उसका हैंडल करने का क्षमता हो, ऐसी जगह में करने आपके लिए सेफ और यूजफुल रहता है। तो ये ध्यान रख के करिए। જી બિલકુલ ડોક્ટર, આપને અટકાવવા માંગીશ, એક કોલર જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। જી અશ્મિતભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। हाँ जी मैडम, મારે જાણવું હતું કે एक्चुअली મને એલોપેશિયન છે, પેચીસ પડેલા છે, તો એના માટે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કે જે સોલ્યુશન છે તેમાં શું કરી શકાય? એલોપેશિયન છે, પેચીસ છે વાળમાં। अच्छा, एलोपेशिया जो है, एलोपेशिया टोटालिस करके ये होता है जिसमें बिल्कुल आपका बॉल नहीं होता है, मतलब आपका जो स्काल्प एरिया में कहीं भी डोनर एरिया अवेलेबल नहीं है। ये संजोग में आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए हमको डोनर एरिया का ज़रूर होता है। और दूसरी बात ये है, आपका बॉडी का इम्यून स्टेटस, सपोज आपका बॉडी में इम्यूनोलॉजी के वजह से एंटी इम्यून, अपना खुद का बाल को फॉरेन समझता है बॉडी, तो वो समय में आपका खुद का सेल्स आपका हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो ये संजोग में आपको डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। हमको कारण ढूंढना चाहिए, वो कारण को करेक्ट करना चाहिए। काफ़ी अदर मेडिकल मेथड्स है जो एलोपेशिया में यूज़ कर सकते हैं, जैसा इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोमॉड्यूलेशन। तो एक अच्छा डॉक्टर को मिलके, एक डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी इसमें बहुत ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद आपका इलाज होने का संभावना है। अब साल हॉस्पिटल आएंगे तो हमारे पास अनुभवी डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है, प्लास्टिक सर्जन भी है। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए हमने बनाया, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए कहीं और जाना पड़े, इम्यूनोलॉजिस्ट के लिए कोई और जगह जाना पड़े, ये अवॉइड हो। एक सिंगल जगह में आपका टोटल सॉल्यूशन मिल सकता है। જી બિલકુલ, આશા રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો હશે। એક દર્શક મિત્ર પણ જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। જી માયાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। જી હેલો। હાફ રાઉન્ડ
એરિયામાં આપણે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું હોય તો કેટલા સેશન થાય અને ખર્ચો કેટલો આવેલો? अच्छा, आपका हाथ पैर में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना उसका कारण होना चाहिए, जैसा क्यों बाल निकाला, जो एरियाज में बाल नेचुरली होना चाहिए वही एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करना उचित है। नहीं तो सेम एरियाज में आपको बाल कोई भी वजह से, जैसा जल गए हो उसके वजह से बाल निकल गया हो, इसके लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट जरूर कर सकते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपका बॉडी में ही बाल हो तो बॉडी टू बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेटर रिजल्ट देता है। प्रेफरेबली स्काल्प से हम हेयर फॉलिकल्स लेते हैं, वो फेस, आईब्रोज और मुस्टैच एरिया में बेटर रहता है। आपको सपोज बॉडी में हेयर ज़्यादा है, चेस्ट में ज़्यादा है, तो वो हेयर को हम आपका हाथ पैर में ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं, ये टेक्निकली पॉसिबल है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, જે રીતે દર્શક મિત્રએ પ્રશ્ન પૂછ્યો તે રીતે જ એક સંલગ્ન પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે સ્પેસિફિક હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ શું છે, તેનો આખો કોન્સેપ્ટ શું છે અને તેમાં કઈ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે તે વિશે જણાવશો। हेयर ट्रांसप्लांट जनरली आप देखें तो दो प्रकार का होता है। एक FUE होता है, इसमें फॉलिकुलर यूनिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक एक फॉलिकल में कभी एक हेयर होता है, कभी 2 हेयर होता है, कभी 3 हेयर होता है। तो ये स्पेसिफिकली सिंगल हेयर फॉलिकल्स जो होता है वो हेयर लाइन यानी एंटीरियर हेयर लाइन जो देखने में फर्स्ट इम्पैक्ट देता है, उसके लिए सिंगल हेयर फॉलिकल्स को यूज़ करते हैं। इसमें एक स्टैगर्ड मैनर में यूज़ करते हैं, जो कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको कोई देखें तो उनको पता नहीं चले आप हेयर ट्रांसप्लांट अंडरगो किए। सेम वे 2 फॉलिकल्स, 3 फॉलिकल्स, 4 फॉलिकल्स को इंटरस्पर्स करते हैं पीछे के हिस्से में, तो बेटर डेंसिटी मिले। नॉर्मली आप देखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 75 to 80 हेयर फॉलिकल्स होता है, जो एक डेंस रिजल्ट देता है। व्हेन वी रिप्रोड्यूस हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं, इतना आइडियल रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में हम 40 to 50 फॉलिकल्स डाल सकते हैं और ये रिजल्ट एकदम सेटिस्फैक्ट्री होता है और आइडियल कभी नहीं होता है, ये आपको समझना चाहिए। जो आपका प्री ऑप फोटोज़ है या आपका प्री ऑप स्टेटस है, उससे काफ़ी गुना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लगभग नियर आइडियल सिचुएशन तक दे सकते हैं, पर आइडियल देना बहुत मुश्किल है। नाउ वी कम टू द सेकेंड थिंग, स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड में क्या करते हैं, एक पूरा स्ट्रिप को लेते हैं, फिर उसको स्लाइवरिंग करके पीसेस बना देते हैं, उसको स्प्लाइस करके सिंगल सिंगल फॉलिकल्स को फिर सेपरेट करते हैं। ये FUT टेक्निक ऑलमोस्ट मेरा प्रैक्टिस में कम हो गया। बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये काम आता है जब डोनर एरिया बहुत कम हो। तो ये 2 मेन टेक्निक्स होता है। लगभग मेरा प्रैक्टिस में 90% ऑफ टाइम्स FUE प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल निशान नहीं आता है। जो डोनर एरिया में जो फॉलिकल्स हम हार्वेस्ट करते हैं वो 5 दिन में कम्प्लीटली हील हो जाता है और देखने में कभी नहीं लगेगा यहाँ से हेयर फॉलिकल्स को हमने निकाला। वेरस FUT टेक्निक जो स्ट्रिप मेथड करते हैं, उसमें हमेशा एक सिंगल हेयरलाइन स्कार होता है। ये प्लास्टिक सर्जन भी आपको क्लोज करें तो भी एक पतला सा निशान हमेशा रहता है और पेशेंट्स चाहते हैं बिल्कुल निशान नहीं हो, तो उनके लिए FUE टेक्निक बहुत बेहतर होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आ साथे एक दर्शक मित्र जोड़ाई गया छे, तेमनी साथे बात करिए। जी ललितभाई, आपनो प्रश्न जणाવો। હું લલિતભાઈ બોલું છું ગાંધીધામમાંથી। શું પ્રશ્ન છે આપનો? મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારી ઉંમર 45 વર્ષ છે। જી, વાળને લગતી કઈ સમસ્યા છે? હા, બાલને લગતી મારી ઉંમર 45 વર્ષ છે અને મારા જો હેરની સોરી મારા માથાની જો સ્કિન છે ને એ ઓઇલી સ્કિન છે ને આમાંથી બાલ જડી ગયા છે, એટલે એના માટે શું? ठीक जी, है जी। आपका उम्र के हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी उम्र में। हमने मैक्सिमम 60 इयर्स में भी किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है जो आपका डोनर एरिया, जैसे कान से कान तक का जो एरिया जो होता है पीछे का, उसमें बाल घना हो तो आप आइडियल कैंडिडेट हो और आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन से अच्छा रिजल्ट हो सकता है। ये ऑयली स्किन इसलिए होता है क्योंकि जहाँ बाल होना चाहिए वहाँ बाल है नहीं, और नॉर्मल जो सेबियम प्रोड्यूस होता है वो बाहर आपको दिखता है, वो बिना काम का पड़ा रहता है। जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन करें तो ये ऑयली स्किन डिसअपियर हो जाएगा। सो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन का सलाह मैं देता हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर, આગળ આપને પૂછવા માંગીશ કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલા અને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી કઈ કઈ વસ્તુઓની કાળજી રાખવાની હોય છે તે વિશે દર્શક મિત્રોને સમજ આપશો।
हेयर ट्रांसप्लांट के पहले आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय हमको पाया जाता है आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो या आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं हो, एडिक्वेट स्लीप नहीं है, एडिक्वेट रेस्ट नहीं है, आपका डाइट ठीक नहीं है, आपका प्रोटीन लेवल्स कम है, ये सब का पहले ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करें तो आपका रिजल्ट अच्छा होता है। दूसरा मेन चीज़ ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारा मित्र लोग हैं जो बाल है पतले पतले हैं, उसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट का उम्मीद रखते हैं। इस सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट का इतना अच्छा रोल नहीं है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट उसमें करें तो आपका एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स भी डैमेज होके नुकसान हो सकता है। हेयर फॉलिकल्स लिमिटेड रिजर्व है, लिमिटेड एक ट्रेशर है, उसको अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आपका बाल है और वो पतले हैं और डेंसिटी कम है, मेडिकल मेथड्स हैं और मीसोथेरेपी जैसा मेथड्स है जिसमें आपका बिना सर्जरी बिना हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपका बाल बिल्कुल रिस्टोर हो सकता है और आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और आपका B12 लेवल्स को करेक्ट करें तो भी ड्रामेटिक रिजल्ट्स आता है। इसके अलावा हमारे पास फिनपेशिया, फिनेस्ट्राइड ऐसे टैबलेट्स हैं जो बाल ग्रोथ को बहुत हेल्प करते हैं और लोकल मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो एक अच्छा मेडिकल मैनेजमेंट में आपका जहां बाल पतले पतले हैं उसको अच्छा डेंसिटी और अच्छा रिजल्ट मेडिकली दे सकते हैं। और हैंड ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ इस जगह में किया जाता है जहां बिल्कुल बाल नहीं हो। ये डिफरेंस को आप ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, दर्शक मित्र જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। જી અશ્વિનભાઈ, આપનો પ્રશ્ન શું છે? જે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જે છે જી એ આપણા શરીરના સાહેબે કીધું ને જે સાઈડમાંથી કે ત્યાંથી આપણે વાળ હોવા જોઈએ, પણ શરીરના બીજા પાર્ટ્સમાં હોય जी। સ્ટમક ઉપર કે ચેસ્ટ ઉપર એ લગાવી શકાય? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। टेक्निकली ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। तो मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता हूँ बॉडी हेयर को स्काल्प हेयर में ट्रांसप्लांट करने का। दो टेक्निकली पॉसिबल ये चीज़ है, बट रिजल्ट इतना अच्छा होता नहीं है इसका, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्काल्प हेयर को ही यूज़ करें और बॉडी हेयर को मैं अवॉइड करता हूँ। काफ़ी अदर सर्जन्स हैं जो बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, बट मेरा प्रैक्टिस में मेरे को वो ठीक नहीं लगता है। જી બિલકુલ, ડોક્ટર આગળ આપને પૂછવા માંગીશ કે ક્યારેક દાઝવાના કારણે વાળ જતા રહેતા હોય છે, ત્યારે કયા પ્રકારની ખાસ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે તે વિશે જણાવશો? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी ही नहीं है। काफ़ी सारा मित्र लोग हैं जो जल जाने के वजह से उनका स्कारिंग्स बहुत आ जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है, काफ़ी सारा एसिड केसेस हैं जो फेस में एसिड थ्रो किया, ऐसे समस्या में पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। उसके अलावा जहाँ बाल होना चाहिए वहाँ भी बाल नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करके स्कार्स को अच्छी तरफ से कैमोफ्लेज करते हैं। जो हेयर बेयरिंग एरियाज होते हैं उसमें जब स्कार बन जाता है तो वो सिर्फ स्कार रिविजन या ग्राफ्टिंग या फ्लैप से अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। जहाँ बाल होना चाहिए वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारा पेशेंट्स ऐसे हैं जिसका आईब्रोज में से बाल चला गया हो या मुस्टैच से बाल चला गया हो या दाढ़ी एरिया से बाल चला गया हो, इनको कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ साथ हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं जिसमें एक नियर नेचुरल लुक हो सकता है। मेरे प्रैक्टिस दो कॉस्मेटिक सर्जरी का एम्फेसिस देते हैं, हम पोस्ट बर्न पेशेंट्स को भी इतना ही अच्छा और इतना खूबसूरत बना सकते हैं कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक को यूज़ करके। तो ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी सारा दर्शक मित्रों को मालूम पड़े। जो पोस्ट बर्न्स मतलब दाग जाने के बाद भी जो स्कार्स बनता है उसमें भी हम कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा एक नियर नॉर्मल फेस और स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। जहाँ स्कार्स के ऊपर हेयर नहीं है वो एरिया में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है और अच्छा रिजल्ट देता है। જી બિલકુલ, ડોક્ટર આગળ જાણવા માંગીશ કે ક્યારેક એવા ઘરગથ્થુ ઉપચાર પણ વાળ માટે કરવામાં આવે છે, એવું પણ ઘણીવાર સાંભળવા મળતું હોય છે કે આ ટોનિક લેવાથી વાળ ફરીથી આવી જતા હોય છે, તો તેના રિઝલ્ટ્સ કેટલા સારા હોય છે તે વિશે જણાવશો? मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी सारा नुस्खे को आजमा के फिर अल्टीमेटली जब रिजल्ट नहीं आता है तभी हम हेयर ट्रांसप्लांट का सजेशन देते हैं। इतना मैं बता सकता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, 100% आपको रिजल्ट आएगा।
बाकी काफ़ी सारा टेक्निक्स है, काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स है, वो जनरली मेरे एक्सपीरियंस से कोई अच्छा रिजल्ट अभी तक मैंने देखा नहीं। मित्रों को मैं एडवाइस भी करूँ, ऐसा कोई टेक्निक आपको मिल जाए तो वो मेरे साथ शेयर करें तो सबको उपयोग में आए। सिर्फ टीवी एडवर्टाइजमेंट्स और कोई बोले ये अच्छा है वो अच्छा है, वो यूज़ करके देखना मैं समझ सकता हूँ, पर उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस में देखा नहीं है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, ગરમીના કારણે પણ વાળને અમુક નુકસાન થતું હોય છે, ત્યારે વાળની કાળજી કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તે વિશે દર્શક મિત્રોને જણાવશો। मैंने पहले शुरुआत में भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट आपका हेयर और स्किन आपका इंटरनल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। जो आप अच्छा नींद लेते हैं, मिनिमम 8 आवर्स का नींद लें, और डाइट में प्रोटीन्स इंक्लूड करें और फ्रूट्स इंक्लूड करें, और दर रोज आप कसरत करें, साइकिलिंग, स्विमिंग, ऐसा एक्सरसाइज करें, तो आपको देखने मिलेगा आपका बाल और स्किन और होल बॉडी अच्छा रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप एक नियम रूटीन बने, हेल्थी फूड लें, जंक फूड्स को अवॉइड करें, टोबैको, सिगरेट, बीड़ी वस्तुओं को अवॉइड करें, और अच्छा नींद लें, और स्ट्रेस को प्रॉपर तरह से हैंडल करें। एक होल बॉडी, माइंड एंड सोल का टेक्निक यही है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, કીમોથેરાપી પછી વાળ જતા રહેતા હોય છે, તો ત્યારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કેટલું સારું રિઝલ્ટ આપી શકે છે? बिल्कुल नहीं। कीमोथेरेपी स्पेसिफिकली टारगेट होता है मल्टीपल रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, वही हम चाहते हैं। अच्छा रिजल्ट कीमोथेरेपी को मिलने का एक निशान है बाल झड़ना। वंस ट्रीटमेंट इज ओवर, जब थेरेपी आपका ख़त्म हो जाता है तब ऑटोमेटिकली आपका बाल वापस आ जाएगा। तो कीमोथेरेपी के बाद जो बाल हेयर फॉल होता है उसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कोई गुंजाइश ही नहीं है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, આગળ એક મહત્વનો ક્વેશ્ચન પૂછવા માંગીશ કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની કોસ્ટ શું હોય છે? हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट वेरिएबल होता है। ये एक डॉक्टर का अनुभव, उनका सीनियरिटी, उनका एक्सपर्टाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिसाइड होता है। जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो कम प्राइसिंग रखते हैं, और सीनियर डॉक्टर्स का जवाबदारी ये बनता है उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखें, तो जूनियर डॉक्टर्स को भी चांस मिले हेयर ट्रांसप्लांट करने, सीखने। तो नॉर्मली अपने देखे जाते हैं अफोर्डिंग पेशेंट्स का ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक माध्यम होता है। साल हॉस्पिटल में पर फॉलिकल का 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और जो पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है और हमसे ही करना चाहते हैं उनका डिस्काउंट भी देते हैं। तो एक ह्यूमैनिटी के साथ ये अप्रोच किया जाता है। कॉस्ट एक फिक्सड फैक्टर नहीं है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन और पेशेंट हैप्पीनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। केयर विथ कंपैशन इज अवर मोटो। જી બિલકુલ ડોક્ટર, કેટલી સિટિંગ લેવી પડે છે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે તે વિશે જણાવશો। यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट का एक सिटिंग ही काफ़ी है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट एक सिटिंग में ही मिल जाता है। कोई पेशेंट जिनका डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, देयर आर मीन्स, वी हैव सर्टेन टेक्निक्स जो एग्जिस्टिंग हेयर को भी अच्छा डेंसिटी दिखाने के लिए। नॉर्मली आप फोटोग्राफ्स देखते हैं न्यूज़पेपर में क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ का, ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक फाइबर्स अवेलेबल होते हैं जो हेयर को डेंस दिखाते हैं, वो यूज़ करके उसको डेंस बना सकते हैं। तो इवन वन सिटिंग इज़ इनफ, बट कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो सेकेंड सिटिंग का भी हम कर सकते हैं। ये सेकेंड सिटिंग विद इन द 15 to 20 डेज ऑफ फर्स्ट सिटिंग भी पॉसिबल है। तो एक नियर नॉर्मल डेंसिटी अचीव करने के लिए सेकेंड सिटिंग का बहुत यूजफुल रहता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, કેટલીક કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ છે, શેમ્પૂઝ છે, એ યુઝ કરવાથી પણ હેર લોસ થતો હોય છે, તો આ વસ્તુને લઈને અમારા દર્શક મિત્રોને શું સલાહ આપશો? बिल्कुल, जब भी आप प्रोडक्ट चूज करते हैं, इवन योर एवरीडे शैम्पू, आप एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन और अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट का सलाह लेके करें, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उसका पीएच ठीक से होना चाहिए, उसमें ऐसा केमिकल्स नहीं होना चाहिए आपको नुकसान करता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेने के पहले, यूज़ करने के पहले आपका स्किन टाइप और आपका हेयर टाइप के साथ मैच होता है कि नहीं, वो देख के यूज़ करना बहुत ज़रूर है। और सेकेंड थिंग इज़ कॉस्ट फैक्टर। ऐसे ज़रूर नहीं है ज़्यादा महंगा होता है तो ही अच्छा होता है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट प्रॉपर पीएच का विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, वो आपका डॉक्टर चूज़ करने में मदद कर सकते हैं। तो चूजिंग ऑफ प्रॉपर शैम्पूज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। જી બિલકુલ ડોક્ટર અયપ્પન, આપ અમારી સાથે જોડાયા, અમારા દર્શક મિત્રોને સલાહ આપી, માર્ગદર્શન આપ્યું, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। તો દર્શક મિત્રો, આ સાથે જીએસ ડોક્ટરમાં હાલ બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો જીએસ ટીવી। નમસ્કાર।